बच्चों बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। अगर मान लो अपोजिट डायरेक्शन में मोशन होता तो अपन क्या करते? तो फॉर अपोजिट डायरेक्शन, व्हेन टू पार्टिकल्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, देन मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब रिलेटिव स्पीड, इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ देयर इंडिविजुअल स्पीड्स। बच्चों ये वही एग्जांपल है कि अपन ट्रेन में बैठे हुए हैं, दूसरी ट्रेन सामने से आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में और अपन उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अपन हमेशा कहते हैं वो ट्रेन कितनी फास्ट चल रही है और कितनी जल्दी से निकल गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं अपन ऑब्जर्वर थे, अपन ने अपनी स्पीड उसको दे दी अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसकी स्पीड और बड़ी नजर आई। तो उसी चीज को अपन क्या बोलेंगे यहां पर कि अगर यहां पर ये पॉइंट ए है और ये ऑब्जर्वर है या अपना ऑब्जेक्ट है, उसको अपन कंसिडर कर लेंगे, ये मूव कर रहा है वापस 10 मीटर पर सेकेंड से टुवर्ड्स आई कैप, तो आई कैन कंसिडर इट एज आई कैप। अब बच्चों दूसरा अपन एक और लेते हैं बी। अब ये जो बी है वो इधर आ रहा है विद 5 मीटर पर सेकेंड एंड टुवर्ड्स माइनस आई कैप। अब बच्चों मैं लिखता हूं वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो क्या लिखेंगे? वी ए माइनस वी बी। हु इज ऑब्जर्वर? बी इज द ऑब्जर्वर। किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं? ए को कर रहे हैं, तो अपन लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी विच इज इक्वल टू 10 आई कैप माइनस 5 आई कैप। तो बच्चों यहां से आंसर आया 15 आई कैप। इसका मतलब एक की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू बी तो 15 मीटर पर सेकेंड आई। इसका मतलब क्या बोल रहा है बी कि ए चल रहा है 15 से। तो बच्चों अगर मैं वापस उल्टा सॉल्व करता, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, आप लोगों से आंसर पूछ रहा हूं, मान लो मैंने लिखा वी बी ए वेक्टर, तो कुछ देर पहले सबने क्या बोला था? मैग्नीट्यूड रिमेन सेम बट डायरेक्शन चेंजेस और अपोजिट हो जाती है। इसका मतलब इसका आंसर आएगा -15 आई कैप। अब बच्चों मैं बस अपने ही उसी एग्जांपल को बोल रहा हूं। अब ऑब्जर्वर कौन? ए। और किसको ऑब्जर्व कर रहा है? बी को। तो ऑब्जर्वर है ए और देख रहा है बी को, तो ए क्या कहेगा? ए कहेगा कि बी 15 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, इसका मतलब बी की स्पीड उसको तेज नहीं आ रही है, पर एक्चुअली में तेज तो वो चल रहा था। इसका मतलब रिलेटिव के अंदर आप हमेशा अपनी स्पीड दूसरे को दे देते हो, अपोजिट डायरेक्शन में खुद को रेस्ट मान लेते हो। अब बच्चों जैसे यहां पर अपन अगर पहले पार्ट को कंसीडर करें, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो बच्चों ऑब्जर्वर कौन? बी। तो अब अपन सर्किट शॉर्ट ट्रिक से ही वर्क करते हैं कि अपन बी को रोक देते हैं, बी की स्पीड ए को देते हैं अपोजिट डायरेक्शन। तो बी किधर आ रहा है? लेफ्ट, तो मैं ए को वही स्पीड दे दूंगा राइट में और सेम मैग्नीट्यूड के साथ, तो मैंने ए को दे दिया इस डायरेक्शन में विच इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों अब यहां से आपका एक का रिजल्टेंट क्या दिखाई दे रहा है आपको? 10 और 5 का एडिशन, दैट इज 15, बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में है। इसका आप डायरेक्टली बोल दोगे स्पीड ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज 15 मीटर पर सेकेंड। और बच्चों मैं डायरेक्शन की बात करूं तो ये हो जाएगा आई कैप। तो बच्चों सेम आंसर आ रहा है जो अपना यहां पर आया था। तो आपको सिर्फ हमेशा इतना सा करना है कि जब भी स्पीड की बात हो और अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो दोनों की स्पीड क्या कर दो? ऐड कर दो। तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि अगर वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी का मैग्नीट्यूड पूछा हो या वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए का मैग्नीट्यूड पूछा हो, विच इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड, इंडिविजुअली आप दोनों को ऐड कर दीजिए और आपका हमेशा रिलेटिव स्पीड टर्म आ जाएगी। और रही बात डायरेक्शन की, तो आप मन में ही सोच लेना कि सर एक को रोककर दूसरे को दे देते हैं, रिजल्टेंट जो आएगा उससे आपको डायरेक्शन भी मालूम पड़ जाएगा। तो बच्चों इसी को अपन फेयर आउट फॉर्म में देख लेते हैं। तो मैं जितना भी पार्ट लिखा उसको रब कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर ए और बी अपोजिट डायरेक्शन मूव हो रहे हैं, तो अपन लिख दिया वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू एस वी बी माइनस वी ए, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी वी ए माइनस वी बी। बट जब उनका मॉड लिया, मतलब रिलेटिव स्पीड निकाली, तो क्या है? वी ए प्लस वी बी। इसका अपोजिट डायरेक्शन आपको हमेशा स्पीड ऐड करनी है और सेम डायरेक्शन में स्पीड हमेशा सब्ट्रैक्ट करनी है, और सब्ट्रैक्ट भी ऐसा करने ताकि आंसर पॉजिटिव आए, और यही आपका आंसर होगा। बिल्कुल। और बच्चों इसी में जो पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि ये सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन अपने को जनरली अब यही क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, पर जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन किया था कि इसके अलावा अगर ये किसी और दूसरी डायरेक्शंस में है, लाइक परपेंडिकुलर है या किसी एंगल पे है, मतलब कोलिनियर नहीं है, तो फिर रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए फर्स्ट फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी एंड देन टेक इट्स मैग्नीट्यूड। और सेम और अपोजिट डायरेक्शन के लिए आप डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हो। तो ये सब हम लोगों ने सीखा बच्चों। अब आइए और हम लोग इसकी एप्लीकेशंस पर काम करते हैं, दैट इज रिलेटिव एक्सेलरेशन। अब बच्चों जैसे बोला रिलेटिव एक्सेलरेशन, क्या अपने को मालूम है डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम्स गिव्स एक्सेलरेशन? क्या अपने पास वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए की टर्म आ चुकी थी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसका मतलब अपन इन दोनों को एक्चुअल वेलोसिटी बोल रहे थे बी एंड ए की रेस्पेक्टिवली,
और इसको बोल रहे थे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। अब बच्चों इनका अगर डिफरेंशिएशन कर दे विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो सोचो डायरेक्टली लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, बिकॉज यहाँ पर वेलोसिटी दी बी विद रेस्पेक्ट टू ए। और सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ बी का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो आएगा एक्सेलरेशन ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो आएगा एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो बच्चों टर्म क्या बन गई, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए इज एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो स्टूडेंट्स अब हम लोगों ने सभी बेसिक क्वांटिटीज इसमें सीख ली है कि हाउ टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब जैसा कि हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इनको अब अपने क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है और अब अपने क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे उन पर बात करते हैं। बच्चों हम लोग आगे अब इसी पॉइंट पर डिस्कशन कर रहे हैं, जैसा सर ने आपको ये बताया कि सेम डायरेक्शन में वही सबट्रैक्ट करके लिख देना है और अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करके लिखना है, ये फेयर की फॉर्म में है। बट जैसा कि हम लोग अब आगे डिस्कशन करने जा रहे हैं तो बच्चों हम लोग अपने प्रीवियस जो भी हम लोगों ने पढ़ा था उससे रिकॉल करते हुए यहां पर आंसर्स देते हैं। बच्चों आपको याद है हम लोग जब सिर्फ एक पार्टिकल को चला रहे थे अपने इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड ऑल उन सब में जो हमने पढ़ा कि हम सिर्फ एक पार्टिकल को चला रहे थे और उसका एक्सेलरेशन अगर 0 होता था तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, दैट इज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बिल्कुल सर। जब भी हम लोग अपने क्वेश्चन में एक पार्टिकल को चला रहे थे तो उसका अगर एक्सेलरेशन 0 होता था या वेलोसिटी कांस्टेंट होती थी तो उस केस में अपन अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते थे वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से, उससे अपना मैग्नीट्यूड आ जाते थे और स्ट्रेट लाइन था तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस मैग्नीट्यूड में सेम होती थी तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम भी अपन वहां पर अप्लाई कर सकते थे। बट बच्चों अब जैसे की बात चल रही है कि यहां साइमल्टेनियसली दो पार्टिकल मूविंग स्टेट में है। बच्चों साइमल्टेनियसली दो पार्टिकल मूविंग स्टेट में है, जैसे कि एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है। इसको मैंने बोल दिया पार्टिकल ए और ये है पार्टिकल बी, और मैंने बोल दिया कि इनकी जो इंडिविजुअल वेलोसिटी है वो कैसी है, कांस्टेंट। इसकी भी जो इंडिविजुअल वेलोसिटी है वो कैसी है, कांस्टेंट। तो बच्चों अगर इनकी इंडिविजुअल वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो इनका इंडिविजुअल एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0। इसका भी इंडिविजुअल एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। अब बच्चों अगर मैं एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालूं तो मानकर चलिए कि मैं ए माइनस ए बी, आई मीन एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कैलकुलेट कर रहा हूं तो आंसर क्या आएगा, 0। क्या मैं इसको बोल सकता हूं दैट रिलेटिव एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0? मतलब किसी के भी रिस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल का निकालिए तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना आएगा, 0। ये बात कब की है, जब दो पार्टिकल का इंडिविजुअल एक्सेलरेशन 0 था और रिलेटिव भी कितना आया, 0। या फिर यही पॉसिबिलिटी बच्चों ऐसे भी बन सकती है कि अगर दोनों पार्टिकल का एक्सेलरेशन सेम होता, मानकर चलो इसका भी 10 आई कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसका भी 10 आई कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों नोटिस कीजिए दोनों का एक्सेलरेशन एग्जैक्टली सेम है और सेम डायरेक्शन में है, क्योंकि मैंने एक्सेलरेशन सेम बोला तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इटसेल्फ अपने को समझ लेना है कि सेम है। और यहां पर अगर मैं रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालूं किसी के भी रिस्पेक्ट में, मान लो ए का बी के रिस्पेक्ट में, तो ए माइनस ए बी, तो ये कितना हो जाएगा, 10 आई कैप माइनस 10 आई कैप इज इक्वल टू 0 वेक्टर। बच्चों यहां पे भी रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना आया, 0। तो अब यहां पर एक पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। जब एक पार्टिकल चल रहा था और उसका एक्सेलरेशन 0 था तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से। अब अगर साइमल्टेनियसली दो पार्टिकल मूविंग स्टेट में है और उनका रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, वो कब कब हो सकता है, या तो दोनों का इंडिविजुअल पहले से ही 0 हो, या अगर दोनों के पास नॉन जीरो एक्सेलरेशन है तो वो एग्जैक्टली सेम हो। तो अगर दो पार्टिकल साइमल्टेनियसली मूविंग है और उनका रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है तब भी आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करोगे वेलोसिटी रिलेटिव इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव अपॉन टाइम से। मतलब आपको वही फॉर्मूला लगाना है, बस रिलेटिव फॉर्म में लगाना है। अब रिलेटिव फॉर्म में कैसे लगाएंगे कि अगर दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हुई तो उनकी वैल्यू को सबट्रैक्ट करके लिख दो, अगर उनके डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हुए तो रिलेटिव फॉर्म में उनको सबट्रैक्ट करके लिख दो, और यही दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हुए तो इनको ऐड करके लिख दो। कैसे लिख दो उसको हम लोग एक एग्जांपल से डिस्कस कर रहे हैं, सो दैट इसकी एप्लीकेशन आपको क्लियर हो जाएगी। बच्चों एग्जांपल जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं। मानकर चलिए बच्चों यहां पर एक ऑब्जर्वर है दैट इज ए और यहां पर एक ऑब्जर्वर है दैट इज बी, और इनके बीच का सेपरेशन हम लोग कंसीडर कर लेते हैं 100 मीटर, और मान लेते हैं कि ये चल रहा है किससे, 10 मीटर पर सेकंड से, और ये चल रहा है किससे, 5 मीटर पर सेकंड से। और बोला गया कि दोनों की वेलोसिटीज कांस्टेंट है, मतलब दोनों के इंडिविजुअल एक्सेलरेशन क्या हुए, 0।
दोनों के रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हुए? 0। सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है तो बताइए कि ए को बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ए को बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो बच्चों इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें ये तो समझ में आ गया कि लगा दो v रिलेटिव इक्वल टू d रिलेटिव अपॉन टाइम से। पहले क्या चेक करना है? रिलेटिव एक्सेलरेशन दोनों का 0। अब बच्चों अगर दोनों को चलाएं तो क्वेश्चन कैसा होगा, और सिर्फ एक को चलाएं तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, समझिए। बच्चों अगर दोनों को चलाएं तो सोच के देखें, ए अगर बी तक आना चाहता है और दोनों साइमल्टेनियसली स्टार्ट हुए तो जितनी देर में ए बी के पास 100 मीटर चल के पहुंचेगा उतनी देर में बी भी तो आगे चला जाएगा। बिल्कुल। तो मान लेते हैं कि बी जितनी देर में ये यहां पहुंचेगा बी कितना आगे चला जाएगा? x। तो बी तक पहुंचने के लिए ए को कितना चलना पड़ेगा? 100 प्लस x। तो बच्चों देखकर बताइए, दोनों के डिस्प्लेसमेंट्स अगर देखें इनकी पोजीशन से तो सेम डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव निकालने के लिए क्या करो? सबट्रैक्ट करके लिख दो। तो यहां पर जब मैं v रिलेटिव लिखूंगा, d रिलेटिव, तो एक ने चला 100 प्लस x, दूसरे ने चला x, सेम डायरेक्शन में है तो माइनस t हमें निकालना है। बच्चों दोनों की डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव क्या करें? सर ने बताया था आपको, सबट्रैक्ट या ऐड? सबट्रैक्ट। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 5 यानी कि 5। तो बच्चों ये दोनों कैंसिल। बिल्कुल। तो t की वैल्यू आ जाएगी 100 अपॉन 5, दैट मींस 20 सेकंड। एक मेथड तो बच्चों ये हो, क्या किया आपने? दोनों को चलाया तो दोनों की वैल्यूज को इंडिविजुअली देखा, सॉल्व किया, आंसर आया। बट अगर हमने सीखा है कि दो को क्यों चलाओ, एक को चलाओ और दूसरे को ऑब्जर्व करो, तो भी अपना आंसर डायरेक्टली आता और कंपैरेटिवली जल्दी आता। चेक कीजिएगा कैसे। बच्चों अब मैं यहां से थोड़ी सी टर्म्स हटा रहा हूं क्योंकि हम लोग ये सॉल्व कर चुके हैं। ये मैंने हटा दिया बच्चों और ये वाली टर्म हटा दी। अब हम लोगों को वापस से अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है विद द सेम मेथड, v रिलेटिव इज इक्वल टू d रिलेटिव अपॉन टाइम। बच्चों हम लोग मैग्नीट्यूड से निकाल रहे हैं, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, जिसको मर्जी उसको रोको। बताओ किसको रोके? सर ए को रोक देते हैं इस बार। ए को रोक देते हैं। तो बच्चों ए को मैंने रोक दिया। ए को रोक दिया मतलब इसको क्या बना दिया अपन ने? ऑब्जर्वर। तो ए को बना दिया अपन ने ऑब्जर्वर। तो बच्चों ए की स्पीड का क्या करें? ए की स्पीड बी को देते हैं अपोजिट डायरेक्शन, बी को अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसकी जो आगे वाली स्पीड थी इसको अपोजिट डायरेक्शन में दे दो, कितनी? 10। तो बच्चों बी के पास 5 आगे 10 पीछे, तो रिजल्ट कितना आएगा? 5 पीछे। तो बच्चों अब ए क्या बोलेगा कि मैं तो रुका हुआ हूं, बी मेरे पास चल के आ रहा है। कितने? 100 मीटर चल के आ रहा है। कितनी स्पीड से? 5 से। तो ऑब्जर्व कीजिए 5 से चल के आ रहा है 100 मीटर और टाइम है t, तो t की वैल्यू वापस से 20। मैं क्यों दो पार्टिकल्स को चलाऊं जब एक ही पार्टिकल से मेरा वही आंसर आ रहा है जो इस वक्त में निकला। और यही अगर अपोजिट डायरेक्शन के होते तो हम लोगों ने अपोजिट डायरेक्शन के लिए ऐड करने थे। तो जैसा भी हम लोगों ने सीखा अप्लाई करना सीखेंगे तो और प्रैक्टिस होती जाएगी। बढ़ते हैं बच्चों आगे की तरफ। अब बच्चों मान लीजिए कि इस केस के अंदर एक्सेलरेशन जो है वो होता पर कांस्टेंट होता, तो उस केस में क्या करते हैं वो देखते हैं। तो बच्चों देखो पढ़ो, इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब रिलेटिव के अंदर बात कर रहे हैं। जब अपन ने इक्वेशन ऑफ मोशन पहले बात की थी रिलेटिव नहीं लिया था, तो अपन ने विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिया था, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट अपन क्या मान लेते हैं? एक्चुअल स्पीड से। तो व्हेन टू पार्टिकल्स मूव इन सच अ वे दैट देयर रिलेटिव एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो बट कांस्टेंट, देन वी अप्लाई इक्वेशंस ऑफ मोशन इन द रिलेटिव फॉर्म। अब बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी अपने पास? सबसे पहली v इक्वल्स टू u प्लस at। अब बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, v को लिख देते हैं रिलेटिव के फॉर्म में, u को लिखते हैं रिलेटिव के फॉर्म में, a को लिख देते हैं रिलेटिव के फॉर्म में। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा? v रिलेटिव इक्वल्स टू u रिलेटिव प्लस a रिलेटिव इनटू t। और वापस कंसेप्ट वही है, v रिलेटिव निकालना है तो चेक कर लो अपोजिट डायरेक्शन या सेम डायरेक्शन। अपोजिट है तो ऐड करनी स्पीड, और सेम डायरेक्शन तो सबट्रैक्ट करने ताकि पॉजिटिव आंसर आ जाए। सेकंड इक्वेशन सेम टू सेम, डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव इक्वल्स टू u रिलेटिव t प्लस हाफ a रिलेटिव t स्क्वायर। नेक्स्ट v रिलेटिव का स्क्वायर इक्वल्स टू u रिलेटिव का स्क्वायर प्लस 2a रिलेटिव s रिलेटिव। एंड फाइनल याद करो एक इक्वेशन अपन ने ऐसी ही बनाई थी वहां पर, s इक्वल्स टू u प्लस v बाई 2 इंटू t, ताकि अपने को एक्सप्रेशन नहीं दे रखा हो तो अपन उसे फटाफट सॉल्व कर ले। पर कब एप्लीकेबल होती थी? जब एक्सप्रेशन कांस्टेंट था। तो यहां पर भी रिलेटिव एक्सप्रेशन कांस्टेंट होगा तब ये एप्लीकेबल है। s रिलेटिव इक्वल्स टू हाफ u रिलेटिव प्लस v रिलेटिव इंटू t। अब बच्चों फटाफट से एक बात और कह देते हैं, मान लेते हैं दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल को अपन ने पहले छोड़ दिया, दूसरा पार्टिकल को थोड़ी देर बाद छोड़ा। जब दोनों नीचे गिर रहे हैं तो जब पहले को छोड़ दिया गया तो उसके पास कुछ स्पीड आ गई होगी, और दूसरे को जस्ट छोड़ा तो उसकी स्पीड कुछ और होगी। तो बताओ किसी इंस्टेंट पर अगर मैं दोनों को देखूंगा तो दोनों के बीच का ए रिलेटिव कितना होगा? ध्यान दो, बिल्कुल सर, ए रिलेटिव 0 होगा। तो बच्चों बस मैं यहां से ये बात बताना चाह रहा हूं कि पहला पार्टिकल ही मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहा था,
दूसरा पार्टिकल मोशन डायरेक्ट ग्रेविटी कर रहा था, दोनों का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, तो उनका ए रिलेटिव जीरो। तो जब ए रिलेटिव जीरो होगा तो सर वाली इक्वेशन आप यूज कर लो, और जब ए रिलेटिव कांस्टेंट होगा तो आप इनको यूज कर लो। और बच्चों एक बात और ध्यान रखना, जब भी आप वी रिलेटिव या यू रिलेटिव निकाल रहे हैं तो दोनों पार्टिकल की जो स्पीड होंगी वो स्पीड एक ही इंस्टेंट पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पार्टिकल की स्पीड तो आप 10 सेकंड पे निकाल रहे हो, दूसरे की 8 सेकंड पे निकाल रहे हो, फिर आप उनका रिलेटिव निकाल रहे हो, वो गलत होगा। हमेशा रिलेटिव सेम इंस्टेंट पर निकलता है, मतलब दोनों पार्टिकल के वी रिलेटिव भी सेम इंस्टेंट पे होने चाहिए, यू रिलेटिव भी सेम इंस्टेंट पे होने चाहिए, और ए रिलेटिव भी सेम इंस्टेंट होनी चाहिए। सेम इंस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि आप यू रिलेटिव और वी रिलेटिव आपसे बोलोगे सर दोनों एक इंस्टेंट पे कैसे, मतलब जो भी आप इंस्टेंट ले रहे हो वो इंस्टेंट दोनों के लिए सेम होना चाहिए। फिर जो भी इंस्टेंट आप सेकंड कंसीडर कर रहे हो वहां पर भी दोनों की आप वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और सब कुछ आपस कंपेयर करें। तो सर क्या ऐसा हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि रिलेटिव मोशन या रिलेटिव मोशन की कॉन्सेप्ट हम लोग तभी लगाएं जब दो पार्टिकल साइमल्टेनियसली मूविंग स्टेट में? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर मान लीजिए एक रुक गया और दूसरा चल रहा है तो फिर हम लोग तो फिर हाँ उसको अवॉइड करना चाहिए। आंसर आ तो जाएगा पर वो लिहाज लेंथी हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसका मतलब बच्चों यहां से भी एक और पॉइंट ध्यान रखें कि जब भी हमें क्वेश्चन में दो पार्टिकल साइमल्टेनियसली मूविंग स्टेट में दिए गए हो तभी हम लोग वहां पे रिलेटिव कॉन्सेप्ट लगाएं, क्योंकि एक रुक गया और दूसरा चल रहा है तो फिर अपन बेसिकली इसके पहले क्वेश्चंस कर ही चुके हैं, वो वही हो जाएंगे। सर यहाँ पर हम लोग ऐसा भी बता सकते हैं कि जैसे ए रिलेटिव का आपने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया ग्रेविटी का कि वो रिलेटिव जीरो है, ऐसी अपन वैल्यू लेकर कोई बता दें कि ए रिलेटिव कांस्टेंट होगा और वो नॉन जीरो होगा, तो वो कैसे बिल्कुल निकाले? तो बच्चों देखिए एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। सपोज कोई कार है ए, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u इनिशियल दैट इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों डायरेक्शन है ईस्ट की तरफ, मैं सिर्फ अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। कार बी है जो इधर जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, इसका बच्चों इनिशियल एक्सेलरेशन या इसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको लिख देते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ए, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ बी विच इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बच्चों ये जो u इनिशियल है ये b का है, और दोनों के बीच का इनिशियल सेपरेशन अपन अज्यूम कर लेते हैं 100 मीटर है। ठीक है। अब बच्चों मैं सिर्फ डेटा लिखना सिखा रहा हूँ कि डेटा लिखने के बाद सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। मान लेते हैं आप किसी को भी ऑब्जर्वर मान लो। सर किसको ऑब्जर्वर माने? एक ऑब्जर्वर बनाते हैं। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ रिलेटिव वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a। अब बच्चों मैंने एक को ऑब्जर्वर माना, इसका सर के अकॉर्डिंग एक को रोक देते हैं अपन, इसको रेस्ट पर लिया हो तो इसके पास इनिशियल वेलोसिटी और जो एक्सेलरेशन है उसको b को दे दो अपोजिट डायरेक्शन में। तो बच्चों मैं यहां पर इसको b को दे देता हूं अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसके पास इधर आ गया 5 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन भी अपोजिट डायरेक्शन में आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बच्चों मैं u इनिशियल क्या लिखूंगा? 10 फॉरवर्ड है 5 बैकवर्ड है b के ऊपर विद रेस्पेक्ट टू a, तो आंसर क्या आएगा? 5 फॉरवर्ड। इसका मतलब आ गया 5 मीटर पर सेकेंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में आई कैप लिख देते हैं। नेक्स्ट एक्सेलरेशन ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a। अब बच्चों b विद रेस्पेक्ट टू a की बात कर रहा हूं तो ध्यान दीजिएगा b के पास एक एक्सेलरेशन तो पहले ही फॉरवर्ड था आई कैप में, दूसरा है बैकवर्ड 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो नेट क्या बचेगा? नेट होगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई कैप। तो बच्चों अपने पास u आ गया a आ गया। अब दोनों के बीच का सेपरेशन की बात कर रहे हैं बच्चों, किसने रोका किसको? क्या इस a वाले पार्टिकल ने खुद को रोक लिया, और खुद को रोक लिया तो उसके रेस्पेक्ट में b को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो जिस इंस्टेंट पर मैंने u और a लिखे हैं उसी इंस्टेंट पर मैं s को भी कंसीडर करूंगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करूंगा। तो इस इंस्टेंट पर b उससे कितना आगे है? 100 मीटर। इसका मतलब उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा b का विद रेस्पेक्ट टू a दिस इज इक्वल्स टू 100 आई कैप एट दिस इंस्टेंट, क्योंकि वो लगातार उसके बाद मूव करते जा रहे हैं। बिल्कुल। अब बच्चों जब ऐसा डेटा है तो इसके बाद अपन ने जनरल डेटा लिख लिया, अब अपने को जो पूछा जाएगा अपन उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर लेंगे। अपने पास 3 चीजें तो आ चुकी हैं, अब जो चौथी चीज होगी वो अपन इन इक्वेशन के थ्रू फाइंड आउट कर लेंगे कि वहां पर टाइम पूछा है, वी रिलेटिव पूछा है, क्या आपसे पूछा है, उसके अकॉर्डिंग लिख देंगे। तो बच्चों ये उसके लिखने का तरीका होता है। तो ये एक्सेलरेशन रिलेटिव आ गया बच्चों, जिसमें ये नॉन जीरो भी है और कांस्टेंट भी है। तो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे और जीरो होगा तो वी रिलेटिव इक्वल टू डी रिलेटिव अपॉन टाइम। बिल्कुल। तो अब अप्लाई करते हैं बच्चों इनको हम लोग अपने क्वेश्चंस में। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों हमने लिया है, अ मैन इज मूविंग इन हिज कार विद स्पीड 10 ड्यू ईस्ट, अ ट्रेन अपीयर्स टू हिम। बच्चों जैसा सर ने आपको बताया था, अपीयर्स टू हिम, किसको अपीयर हो रही है? मैन को। कौन अपीयर हो रही है? वो
ट्रेन, तो इसका मतलब ये रिलेटिव वैल्यू दी है। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब हमें दिया है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। क्या लिखा हुआ है? अलोंग नॉर्थ विद स्पीड 30 मीटर, मतलब हमको दिया गया है 30 जी। बिल्कुल सर। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है अ मैन इज मूविंग इन हिज कार, तो हम लोग यहां पर लिख देते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन और उसकी वैल्यू लिख देते हैं कितनी? 10 ड्यू ईस्ट, यानी कि आई कैप। तो बच्चों अब हमें पूछा जा रहा है देन फाइंड आउट एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। अब बच्चों देखें यहां पर एक सर जो बच्चे गलती करते हैं उस पर हम लोग बात करें। बच्चों यहां पर हम लोगों ने जे कैप और आई कैप लिखा हुआ है, ध्यान रखना अब यहां पे ना तो हम लोग डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करेंगे और ना ही ऐड करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को ये वाली इक्वेशन लिखनी आती है, VTM इज इक्वल टू क्या होगा? VT माइनस VM। बच्चों हमें क्या निकाला है? फाइंड आउट एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। एक्चुअल मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो सर ने बच्चों आपको कई बार बताया कि ये वाला जो ऑब्जर्वेशन है वो कौन सा है? रिलेटिव। ये कौन सा है? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये भी कौन सा है? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हमें ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है, दैट इज VT। तो बच्चों अगर मुझे VT निकालना है तो VT को मैं क्या लिख सकता हूं? VTM प्लस VM, ऐसे। बिल्कुल सर, इस तरह से। तो बच्चों VTM हमें पता है, VM हमें पता है, सिर्फ वैल्यू रखनी है, आंसर्स निकालने हैं। तो बच्चों VT इज इक्वल टू, नोटिस कीजिए VTM कितना है? 30 जे कैप, और VM हमारे पास कितना है? 10 आई कैप। तो बच्चों ये तो आ गया हमारे पास कौन सी फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकालना चाहे, इससे हम लोग डायरेक्शन निकालना चाहे, तो वो सब हमने सीखा है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे बच्चों, एक्चुअल वेलोसिटी है कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर 30 का स्क्वायर, और कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर। सो हियर आई कैन राइट 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 900 प्लस 100, तो रूट ऑफ 1000, और रूट ऑफ 1000 को 10 रूट 10 हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज 10 रूट 10 मीटर पर सेकंड। ये तो आ गया मैग्नीट्यूड, जिसको हम रिलेटिव स्पीड भी बोल सकते हैं। और बच्चों हमसे क्वेश्चन में एक्चुअल वेलोसिटी पूछी है, मतलब डायरेक्शन भी हमें बताना है। तो बच्चों डायरेक्शन के लिए ये जे कैप और ये आई कैप, जे कैप स्टैंड्स फॉर नॉर्थ और आई कैप स्टैंड्स फॉर ईस्ट। तो मुझे सिर्फ दो ही डायरेक्शंस की जरूरत है, यहाँ पे बच्चों हम लोग बना देते हैं। ये हो गया हमारे लिए ईस्ट और ये हो गया नॉर्थ। बिल्कुल बच्चों हम लोग नॉर्थ को क्या मानते हैं? जे कैप। ईस्ट को मान रहे हैं आई कैप। तो सबसे पहला वेक्टर कौन सा है? 30 जे कैप, जिसको मैंने ऊपर की तरफ ड्रॉ कर दिया। ये हो गया 30 जे कैप। बच्चों वेक्टर एडिशन का ट्राइंगल लॉ, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल, और दूसरा वेक्टर है 10 आई कैप। बिल्कुल ठीक है सर। ये बच्चों दोनों सेम ऑर्डर में है, तो अपोजिट ऑर्डर में रिजल्ट आएगा, जिसका नाम है इस समय वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। अब बच्चों हमें यहां पर वेलोसिटी ऑफ ट्रेन मिल गई है। क्या इसका एंगल निकाला जा सकता है? अगर ये एंगल कंसीडर कर लें तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 अपॉन 30। तो बच्चों 1/3, क्या इसको थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/3 ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल सर। पर बच्चों ये एंगल हमने कहां से निकाला है? नॉर्थ से। किसकी तरफ? ईस्ट की तरफ। तो फाइनल आंसर बच्चों अगर हमको इसका देना हुआ तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 10 रूट 10 मीटर पर सेकेंड, और एंगल कहां से निकाला? नॉर्थ से। नॉर्थ से 10 इनवर्स 1/3 किसकी तरफ? ईस्ट की तरफ। बिल्कुल। ये हो गया इस क्वेश्चन का। तो बच्चों ध्यान रखना है कि जब ये सेम डायरेक्शन ना हो, आई मीन सेम या अपोजिट या कोलिनियर, तो फिर हम लोग इस मेथड से इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल सर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 200 मीटर एंड 400 मीटर are moving on parallel tracks. When one overtakes the other, it takes 60 seconds, but when one crosses the other, it takes 10 seconds. If both trains are moving with their constant speed, then find their speeds. अब their speeds का मतलब उनकी individual speed निकालनी है अपने को। अब बच्चों एक बात ध्यान देना, यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड वर्ड है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा? 0। हाँ। तो एक ट्रेन का भी एक्सेलरेशन 0, दूसरी ट्रेन का भी एक्सेलरेशन 0, मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन भी 0। इसका मतलब अपन डायरेक्टली सर वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं, रिलेटिव स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बच्चों जब अपन ये वाली टर्म यूज करेंगे तो यहाँ पर कंडीशन 2 दे रखी है कि जो दोनों ट्रेन है उन दोनों की इंडिविजुअल लेंथ आपको दे रखी है 200 मीटर एंड 400 मीटर, मूविंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स, मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल ट्रैक पे। पर एक बार तो वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और एक बार अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। ये कैसे मुझे मालूम पड़ा? पढ़ना यहाँ पर, when one overtakes the other। बच्चों ओवरटेक कब करते हैं? जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं। और दूसरा लिखा है when one crosses the other। क्रॉस कब करते हैं? जब अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब ये जो टाइम दे रखा है ये ओवरटेक का दे रखा है, और ये जो दूसरा टाइम दे रखा है ये क्रॉस करने का दे रखा है। अब बच्चों ये तो अपने को बात मालूम पड़ गई कि एक बार तो सेम डायरेक्शन, एक बार अपोजिट डायरेक्शन। अब बच्चों यहाँ पर मेन बात क्या ध्यान रखने की है, इनकी लेंथ का क्या करना है और कैसे कंडीशन को कंसीडर करना है। बच्चों मान लेते हैं ये ट्रेन,
ये ट्रेन अपनी हो गई जिसका इंजन इस साइड है और ये हो गई 200 मीटर की। सिमिलरली जो दूसरी ट्रेन है, वो दूसरी ट्रेन अभी इस पैरेलल ट्रैक पे है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसका इंजन भी इधर है और ये है 400 मीटर की। बच्चों ये भी इधर मूव कर रही है, ये भी इधर मूव कर रही है। इसकी स्पीड अभी अपन कंसीडर कर लेंगे, इसको ट्रेन ए बोल देते हैं, इसको ट्रेन बी बोल देते हैं। तो ये हो जाएगा VA और ये वाली हो जाएगी VB। अब बच्चों ओवरटेक का मतलब क्या समझते हैं आप? ओवरटेक का मतलब समझते हैं जब इसकी टेल, बिल्कुल, या फिर ये जो कोच वाला डब्बा होता है, लास्ट कंपार्टमेंट, बिल्कुल, तो वो जो लास्ट कंपार्टमेंट है वो यहां से यहां तक नहीं पहुंच जाता, तब तक वो ओवरटेक नहीं बोला जाएगा। इसका मतलब इस वाले पॉइंट को अगर मैं इसको C' बोलता हूं तो C' को यहां तक पहुंचना है, तब जाके ट्रेन उसको पूरा ओवरटेक कर जाएगी। अब बच्चों ओवरटेक कर जाएगी इसका मतलब पूरा का पूरा इसको आगे क्रॉस करके निकल जाएगी, मतलब आगे निकल जाएगी पूरा का पूरा। तो बच्चों ऐसा कब पॉसिबल है? जब कुछ देर के बाद कंडीशन ऐसी हो जाए कि ये ट्रेन यहां पहुंच जाए और इसका इंजन यहां पहुंच गया और ये 400 मीटर यहां तक पहुंच गई और ये C' वाला पॉइंट इस जगह आ जाएगा। इसका मतलब ये इनिशियली यहां पर थी, फाइनली यहां पर आ गई। बच्चों ध्यान देना, मैंने इसको मूव नहीं कराया, रोक दिया इसको, बिल्कुल। इसका मतलब अपन रिलेटिव के फॉर्म से कर रहे हैं, इसको रोक दिया। जब इसको रोका तो इसके इंजन को यहां से यहां तक आने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा? 600। एग्जैक्टली सर। तो क्योंकि यहां से लेके यहां तक तो 200 और फिर इसी इंजन को यहां से यहां तक आने में 400। तो बच्चों ध्यान दो, इस इंजन को अगर मैं इसको अलग से आपको मार्क करके दिखा दूं, इस इंजन को यहां से यहां तक आने में 600 मीटर कवर करना पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि अपने को टोटल डिस्टेंस मालूम पड़ गई। अगर टोटल डिस्टेंस मालूम पड़ गई तो मैं लिख सकता हूं स्पीड रिलेटिव इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बच्चों स्पीड रिलेटिव इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बच्चों स्पीड रिलेटिव कैसे लिखें? सेम डायरेक्शन में सबट्रैक्ट करके। एग्जैक्टली सर। तो अगर सेम डायरेक्शन में सबट्रैक्ट कर देते हैं, आई डोंट नो विच वन इज मोर देन अदर वन, तो अपन यहां पर डायरेक्टली पहले लिख देते हैं VA VB इक्वल्स टू 600 अपॉन 60 सेकेंड्स, बिकॉज टाइम कितना लगा था? 60 लगा था। तो क्या यहां से आंसर कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों यहां से 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये आ गया VA और जो भी बड़ा होगा उसकी वैल्यू आ गया और VB उसके पीछे। तो बच्चों यहां तक तो वैल्यू आ गई अपने पास। अब बात होती है नेक्स्ट क्रॉस करने की बात। अगर क्रॉस करने की बात करूंगा तो देखिए इस केस के अंदर अब ट्रेन का जा रही है, उल्टी जा रही है। मैं यहां पर दूसरी ट्रेन भी बना देता हूं कि सपोज क्रॉस की बात हो रही होती तो ये जो 400 मीटर वाली ट्रेन है वो यहां पर होती, इसका इंजन इधर और ये अपोजिट डायरेक्शन जा रही होती। ये क्रॉस कब करती? जब इसका जो लास्ट कंपार्टमेंट है वापस वो यहां पहुंच जाता। बिल्कुल। जब यहां पहुंच जाता इस C की वैल्यू यहां तक C तक पहुंच जाती। तो सोचो C से C तक का डिस्टेंस कितना हुआ? 600 अगेन 600। तो उस केस में लिख सकता था मैं स्पीड रिलेटिव इज अगेन इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बच्चों क्या मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं VA प्लस VB अपोजिट डायरेक्शन इक्वल्स टू 600 अपॉन 10 सेकेंड विच इज इक्वल्स टू 60 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों अब अपने पास ये दो इक्वेशन आ गए। दो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कितने वेरिएबल चाहिए? दो। अब ऑब्वियस सी बात है, या उल्टा बोल सकता हूं, दो वेरिएबल सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। तो दो वेरिएबल सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। तो मेरे पास एक वेरिएबल है VA, दूसरा है VB, एक और है VA, दूसरा है VB। बच्चों मैंने यहाँ पर जनरल टर्म में VA फिर ऐसा साइन पॉजिटिव सब्ट्रैक्शन और VB लिख दिया था। अब एक्चुअली चेक करते हैं कि कौन किससे बड़ा है। तो बच्चों एक चीज सोचो, ये A और B जब ओवरटेक की कंडीशन थी, अगर A की स्पीड ज्यादा होती B से तो क्या B कभी ओवरटेक कर पाता? नहीं। अगर B ने A को ओवरटेक करा है तो 100% B की स्पीड A से तो ज्यादा होगी। तो इसका मतलब मैं यहां से कंक्लूजन ये लिख सकता हूं VB इज मोर देन VA। अब बच्चों VB इज मोर देन VA, तो इसका मैं पॉजिटिव सब्ट्रैक्शन को कैसे लिखूंगा? VB माइनस VA। करेक्ट। तो VB माइनस VA इज इक्वल टू, बच्चों यहां पर डेटा था 10, तो यहां लिख दिया मैंने 10, और सिमिलरली VA प्लस VB इज इक्वल टू 60। बच्चों दोनों को ऐड कर देते हैं। जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो VA से VA कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। VB ऐड हो जाएंगे तो बच जाएगा 2VB इक्वल्स टू 70, और यहां से VB आ गया अपने पास 35 मीटर पर सेकेंड। एंड सिमिलरली इस VB की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। मान लो मैं यहां पुट कर देता हूं, तो VA प्लस 35 इक्वल टू 60। जब वो 35 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा 25, सॉल्व होने के बाद तो VA आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये अपने पास दोनों की स्पीड आ गई 35 एंड 25 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। अब बच्चों एक बात समझना, यहाँ से अपन क्या कंक्लूजन देंगे ताकि अपने को हर बार इतना लंबा ना सोचना पड़े।
अपन फटाफट शॉर्ट ट्रिक्स की बात कर रहे हैं। जब भी कोई ट्रेन वाले क्वेश्चन आएंगे जिसमें दोनों या तो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हो या दोनों को ओवरटेक कर रही हो, उस केस में आप दोनों ट्रेन की जो लेंथ है, टोटल लेंथ, उनको ऐड कर दीजिए, जिससे आपको टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। चाहे वो क्रॉस कर रही हो उस टाइम भी ऐड ही करना है, चाहे वो ओवरटेक कर रही है तब भी आपको ऐड करना है। तो बच्चों मैं फटाफट से बात करता हूँ, एक की लेंथ 200, दूसरे की लेंथ 400, तो क्या टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 600। तो अब मैं अगर बात करें कि जब वो ओवरटेक कर रही है तो मुझे मालूम है VA माइनस VB लिखो या VB माइनस VA लिखो, वो अपन कंडीशन से चेक कर लेंगे। तो VA पॉजिटिव सब्ट्रैक्शन VB इज इक्वल टू डिस्टेंस 600 अपॉन टाइम। टाइम आपको दे रखा था 60 सेकंड्स, तो अपन ने 60 कर दिया। फिर जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे तो वापस क्या लिखूंगा? VA प्लस VB, बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड होती है, दैट इज इक्वल टू 600 टोटल लेंथ अपॉन टाइम 10। और उससे अपने पास फटाफट से डायरेक्टली दो इक्वेशन बन जाएगी। आपको इतना बड़ा डायग्राम बनाना ही नहीं पड़ेगा, तो आपके पास डायरेक्टली दो इक्वेशन आएगी, सॉल्व करो, आंसर आएगा।